हाँ भाई, फिजिक्स पढ़ेंगे। ठीक है, अब साइंस आया। साइंस क्या है? साइंस की उत्पत्ति लैटिन शब्द सिंटिया, ठीक है, SCIENTIA, सिंटिया से हुई है, जिसका अर्थ है नॉलेज, ज्ञान, टू नो। ठीक है, सिस्टमेटिक नॉलेज को बोलते हैं विज्ञान, साइंस। ठीक है, दो टाइप की, दो ब्रांचेस होती है साइंस की, नेचुरल साइंस और फिजिकल साइंस। क्या बोल दिया है? नेचुरल साइंस, इसके भी दो भाग होते हैं। पहला क्या? वनस्पति विज्ञान। ठीक है, फिजिकल साइंस के दो भाग होते हैं। पहला होता है वनस्पति विज्ञान, बॉटनी, और दूसरा होता है जंतु विज्ञान, एनिमल साइंस, है ना, जिसको बोलते हैं जूलॉजी। ठीक है, अब क्या है? भौतिक विज्ञान, है ना। भौतिक विज्ञान की दो मुख्य भाग होते हैं। पहला होता है फिजिक्स और दूसरा केमिस्ट्री। भौतिक को देख ले, फिजिक्स को। फिजिक्स क्या है? ठीक है, तो फिजिक्स जो होता है वो ब्रांच है जिसमें मैटर और एनर्जी और उनकी परस्पर क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है फिजिक्स में। ठीक है, अब क्या है? अध्ययन की सुविधा के लिए फिजिक्स को 8 भाग में बांटे हैं। मैकेनिक्स हो गया, साउंड हो गया, ठीक है, हीट है, लाइट है, इलेक्ट्रिसिटी है, मैग्नेटिज्म है, मॉडर्न एंड एटॉमिक फिजिक्स है, फिर इलेक्ट्रॉनिक्स है। ठीक है, अब अपन पढ़ेंगे यांत्रिकी, मैकेनिक्स। अब इसमें पहला क्या? मापन। ठीक है, मापन में क्या है? राशि, क्वांटिटी। क्या बोल दिया? क्वांटिटी। जिसे संख्या के रूप में दिखा सकते हैं उसको बोलते हैं क्वांटिटी। जैसे जनसंख्या हो गया, आयु हो गया, किसी का भार हो गया, मेज की लंबाई हो गई। ठीक है, अब क्या है? भौतिक राशियां, फिजिकल क्वांटिटीज। क्या है भाई? फिजिक्स के नियमों को जिन्हें क्वांटिटी के पद में व्यक्त कर सकते हैं उन्हें बोलते हैं क्या? फिजिकल क्वांटिटीज। जैसे हो गया मास हो गया, लेंथ, फोर्स, स्पीड, डिस्टेंस, है ना, ये इलेक्ट्रिक करंट और घनत्व, डेंसिटी। ठीक है, अब बोला है कि फिजिकल क्वांटिटी, भौतिक राशियां दो प्रकार की होती हैं, अदिश राशि, स्केलर क्वांटिटी, और दूसरा हो गया सदिश राशि, वेक्टर क्वांटिटी। तो यहाँ पर क्या बोला है? अदिश राशि, स्केलर। ठीक है, जिसमें परिमाण या मैग्नीट्यूड होता है और डायरेक्शन नहीं होता, उसको बोलते हैं स्केलर, अदिश राशि। जैसे कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मास हो गया, डेंसिटी हो गया ना, द्रव्यमान हो गया मास, घनत्व हो गया डेंसिटी, तापमान हो गया टेम्परेचर, विद्युत धारा हो गया, इलेक्ट्रिक करंट, ये सब स्केलर चल रहा है, अदिश राशि। ठीक है, टाइम हो गया, स्पीड हो गया, ये सब अदिश राशि है, स्केलर। आयतन हो गया, कार्य हो गया, कार्य, मोस्ट इंपॉर्टेंट कार्य, है ना, कार्य भी एक अदिश राशि है, स्केलर है। ठीक है, अब आया क्या? सदिश राशि, वेक्टर्स। क्या बोला है? इसमें मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन भी होता है। ठीक है, तो इसको बोलते हैं क्या? वेक्टर्स, सदिश। अब इसमें क्या होगा? जिसमें वादा आता है ना, वाह, वेग, है ना, वेलोसिटी। ध्यान रखना, स्पीड जो होता है वो स्केलर होता है, अदिश, लेकिन जो वेग होता है, वेलोसिटी, वो होता है वेक्टर। वाह आ गया ना। तो अब यहाँ क्या? वेलोसिटी हो गया, विस्थापन हो गया, डिस्प्लेसमेंट, है ना, फिर हो गया बल, फोर्स, रेखीय संवेग, लीनियर मोमेंटम, कोणीय विस्थापन, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, कोणीय वेग, एंगुलर वेलोसिटी, त्वरण हो गया, एक्सेलरेशन, ये सब वेक्टर्स हैं, सदिश। ठीक है, और विद्युतीय चुंबकीय क्षेत्र का प्रेरण, ठीक है, मैग्नेटिक इंडक्शन, मैग्नेटिक फील्ड का इंडक्शन, ये भी वेक्टर है, सदिश है। ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, मैग्नेटिक इंटेंसिटी, ये भी वेक्टर है, सदिश। ठीक है, और चुंबक तीव्रता, मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक इंटेंसिटी। ठीक है, और चुंबकीय आघूर्ण, विद्युत तीव्रता, विद्युत धारा घनत्व, चाल प्रवणता, ताप प्रवणता, विद्युत ध्रुवण, पोलराइजेशन, है ना, ये सब क्या है? वेक्टर्स है। अब क्या है? यूनिट ऑफ मेजरमेंट, माप के मात्रक। एक निश्चित परिमाण को स्टैंडर्ड मान लिया जाता है। ठीक है, क्या बोला है कि किसी क्वांटिटी के मेजरमेंट के निर्देश मानक को यूनिट बोलते हैं, मात्रक। ठीक है, किसी भी क्वांटिटी की माप करने के लिए उसी राशि, क्वांटिटी के एक निश्चित परिमाण को स्टैंडर्ड मान लिया जाता है, उसे कोई नाम दे दिया जाता है, इसी को उस राशि का मात्रक बोलते हैं ना, यूनिट बोलते हैं, उस क्वांटिटी का यूनिट बोलते हैं। तो और ये वाली क्रिया को मापन बोलते हैं, मेजरमेंट। ठीक है, मात्रक जो होता है, मात्रक यूनिट, है ना। यूनिट दो प्रकार का होता है, पहला होता है मूल मात्रक, जिसको बोलते हैं फंडामेंटल यूनिट, और दूसरा होता है व्युत्पन्न मात्रक, जिसको बोलते हैं डिराइव्ड यूनिट्स। क्या हो गया? जो मूल मात्रक होता है, फंडामेंटल यूनिट, वो क्या होता है? किसी भी भौतिक राशि, फिजिकल क्वांटिटी को व्यक्त करने के लिए कुछ ऐसे मानकों का प्रयोग किया जाता है जो अन्य मानकों से इंडिपेंडेंट, स्वतंत्र होते हैं, उसको बोलते हैं फंडामेंटल मात्रक। ठीक है, फंडामेंटल यूनिट्स। क्या होता है? लंबाई, टाइम, मास, इन सबके मात्रक क्या है? लंबाई का मीटर है, समय का सेकंड है, मास का किलोग्राम। ठीक है, ये क्या है? फंडामेंटल यूनिट्स हैं। फिर आया एक तो डिराइव्ड यूनिट्स, व्युत्पन्न मात्रक। इसमें क्या है? जब किसी फिजिकल क्वांटिटी को जब 2 या 2 से अधिक मूल इकाइयां, है ना, फंडामेंटल यूनिट्स में व्यक्त किया जाता है तो उसे डिराइव्ड यूनिट, व्युत्पन्न मात्रक बोलते हैं। जैसे बल हो गया, फोर्स, दाब हो गया, प्रेशर, कार्य हो गया, वर्क, विभव हो गया, पोटेंशियल। ठीक है, इन सब के लिए क्या है? व्युत्पन्न मात्रक होते हैं, डिराइव्ड यूनिट। जैसे हो गया फोर्स का होता है क्या? न्यूटन। ठीक है, प्रेशर हो गया, प्रेशर का होता है पास्कल। कार्य का मात्रक क्या होता है? जूल। वर्क का मात्रक जूल है। कार्य, ऊष्मा और ऊर्जा, इन सब का मात्रक होता है जूल। ठीक है, अब आ गया पोटेंशियल, विभव का क्या होता है? वोल्ट। ठीक है, अब आया क्या? सिस्टम ऑफ यूनिट, मात्रक पद्धतियां। 4 पद्धतियां होती हैं। पहला हो गया CGS पद्धति, इसको क्या बोलते हैं? सेंटीमीटर, ग्राम, सेकंड और सेकंड सिस्टम। ठीक है, ये यूनिट, इसे फ्रेंच या फिर मीट्रिक सिस्टम बोलते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सेंटीमीटर, ग्राम, सेकंड, है ना, सेंटीमीटर, ग्राम, सेकंड सिस्टम, इसको क्या बोलते हैं? इसको फ्रेंच या मीट्रिक सिस्टम बोलते हैं। दूसरा क्या? FPS सिस्टम, FPS सिस्टम। FPS सिस्टम में क्या बोलते हैं? इसको फुट, पाउंड, सेकंड सिस्टम। ये होती है ब्रिटिश सिस्टम है, ब्रिटिश सिस्टम। फिर तीसरा है क्या? MKS सिस्टम, MKS सिस्टम। इसमें क्या होता है? मीटर, किलोग्राम, सेकंड सिस्टम। ठीक है, SI वाले हैं ये। अब क्या हो गया? SI जैसे हैं,
सेम एसआई जैसे MKS जो है मीटर किलोग्राम सेकंड सिस्टम, ये एसआई जैसे हैं, एसआई सिस्टम इंटरनेशनल टाइप से हैं। अब क्या है चौथा अंतर्राष्ट्रीय मानक पद्धति सिस्टम इंटरनेशनल एसआई यूनिट, ठीक है। सन 1960 में अंतर्राष्ट्रीय माप तौल के अधिवेशन में एसआई यूनिट को स्वीकार किया गया, जिसका पूरा नाम द सिस्टम इंटरनेशनल द यूनिट, फ्रेंच नेम है लगता है, ठीक है। ये है वास्तव में ये पद्धति MKS मतलब क्या, मीटर किलोग्राम सेकंड सिस्टम का ही संशोधित एवं परिवर्तित मतलब इम्प्रूव्ड एंड एक्सटेंडेड रूप है। आजकल इसी पद्धति का उपयोग कर रहे हैं। इस पद्धति में 7 फंडामेंटल यूनिट हैं, 7 फंडामेंटल यूनिट हैं इसमें एसआई यूनिट में, ठीक है, और 2 सप्लीमेंट्री यूनिट हैं, संपूरक मात्रक, ठीक है। अब सिस्टम इंटरनेशनल एसआई यूनिट के 7 मूल मात्रक 7 फंडामेंटल यूनिट्स, ठीक है। पहला है क्या, लेंथ क्या, लंबाई का मूल मात्रक क्या होता है, मीटर, ठीक है। एसआई सिस्टम में लंबाई का जो मूल मात्रक होता है, फंडामेंटल यूनिट होता है, वो होता है मीटर, ठीक है। मीटर तो क्या बोला, मीटर है क्या, 1 मीटर वह दूरी है जिसे 1 मीटर वह दूरी है, 1 मीटर वह डिस्टेंस है जिसे लाइट प्रकाश वैक्यूम में 1 बटे क्या बोल दिया है, लंबाई है ना, लंबाई का मूल मात्रक फंडामेंटल यूनिट्स मीटर है, ठीक है। मीटर में क्या, एसआई में लंबाई का मूल मात्रक मीटर है। 1 मीटर वह दूरी है जिसे लाइट वैक्यूम में निर्वात में 1 बटे 29,97,92,458 सेकेंड में तय करता है। अरे कहा है यार, ये लंबाई है कि क्या है। 1 मीटर वह दूरी है जिसे प्रकाश लाइट 1 मीटर वह दूरी है जिसे प्रकाश वैक्यूम में, लाइट जो है वैक्यूम में कितने टाइम में पार करता है, 1 बटे 29,97,92,458 सेकेंड में तय करता है, ठीक है। अब आया क्या दूसरा मूल मात्रक कौन है, फंडामेंटल यूनिट, द्रव्यमान, मास, ठीक है। मास जो है फंडामेंटल यूनिट है किसका, किलोग्राम का। अब देख, फ्रांस के सेवरिस नामक स्थान पर माप तौल के अंतरराष्ट्रीय माप तौल ब्यूरो मतलब क्या, इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ वेट एंड मीजरमेंट, IBWM, क्या ये इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ वेट एंड मीजरमेंट में सुरक्षित रखे प्लेटिनम इरिडियम एलॉय से बने बेलन के मास को मानक किलोग्राम, है ना, मानक किलोग्राम कहते हैं, ठीक है। इसे केजी से लिखते हैं, केजी, ठीक है। अब आया क्या तीसरा नंबर, फंडामेंटल यूनिट, 7 फंडामेंटल यूनिट में तीसरे नंबर का है टाइम का ऐसा यूनिट होता है सेकंड। ये होता क्या है, सीजियम 133, है ना, सीजियम 133 एटम की मूल अवस्था के 2 निश्चित ऊर्जा स्तरों, इसको बोलते हैं हाइपर फाइन लेवल्स, ठीक है। फिर सुन, सीजियम 133 एटम की मूल अवस्था के 2 निश्चित ऊर्जा स्तरों हाइपर फाइन लेवल्स के बीच ट्रांजिशन से, संक्रमण से उत्पन्न विकिरण, क्या बोला है, सीजियम 133 के एटम की मूल अवस्था के 2 निश्चित ऊर्जा स्तरों हाइपर फाइन लेवल्स के बीच संक्रमण ट्रांजिशन से उत्पन्न रेडिएशन के 9,26,26,31,770 आवर्तकालों, टाइम पीरियड की अवधि को 1 सेकंड बोलते हैं, ठीक है। आइंस्टीन ने अपने प्रसिद्ध थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में टाइम को 4th डायमेंशन के रूप में प्रयुक्त किया है। अब आया क्या 4th नंबर, किसका, फंडामेंटल यूनिट, 7 फंडामेंटल यूनिट में चौथा नंबर इलेक्ट्रिक करंट। ये क्या है, इलेक्ट्रिक करंट का यूनिट होता है एम्पियर, ठीक है। ये क्या होता है, 2 लंबे और पतले तारों को वैक्यूम में 1 मीटर की दूरी पर एक दूसरे के पैरेलल रखा जाए तो उसमें ऐसे मैग्नीट्यूड की समान इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कराई जाए जिससे वायर के बीच प्रति मीटर लंबाई में 2 × 10⁻⁻7 न्यूटन का फोर्स लगने लगे तो इलेक्ट्रिक करंट के उस मैग्नीट्यूड या वैल्यू को 1 एम्पियर कहा जाता है। एम्पियर को ए से दिखाते हैं, ठीक है। अब आया 5वां नंबर, टेम्परेचर, ताप का क्या होता है यूनिट, केल्विन, ठीक है। तो जल के ट्रिपल पॉइंट के ऊष्मागतिक ताप के 1/273.16 वे भाग को केल्विन बोलते हैं। इसका प्रतीक है के, ठीक है। 6वां है क्या, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ज्योति तीव्रता, बहुत खतरनाक है यार ये बेसिक ही। ज्योति तीव्रता, ल्यूमिनस पूछेगा ही नहीं ना, इसीलिए ज्योति तीव्रता ल्यूमिनस काहे ना पूछेगा। ज्योति तीव्रता ल्यूमिनस इंटेंसिटी का मूल मात्रक कैंडेला है, ठीक है। किसी फिक्स्ड डायरेक्शन में किसी लाइट सोर्स की ल्यूमिनस इंटेंसिटी 1 कैंडेला तब कही जाती है जब यह सोर्स उस डायरेक्शन में 540 × 10⁻12 हर्ट्ज का तथा 1/683 वॉट या फिर स्टेरेडियन इंटेंसिटी का मोनोक्रोमैटिक लाइट एमिट करता हो, ठीक है। यदि घन कोण सॉलिड एंगल के अंदर प्रति सेकंड 1 जूल लाइट एनर्जी एमिट हो तो उसे 1 वॉट प्रति स्टेरेडियन कहते हैं। 7वां क्या है, प्रकाश की मात्रा, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, क्या ये, इसका मूल मात्रक है मोल, MOLE मोल, ठीक है। 1 मोल पदार्थ की वह मात्रा है जो उसके अवयवी
तत्व, कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट, ठीक है, जैसे एटम हो गया, मॉलिक्यूल होगा, इन सब की संख्या 6.023 इंटू 10 की पावर 23 होती है। इस संख्या को आवोगैड्रो कांस्टेंट नियतांक कहते हैं, ठीक है। मोल पदार्थ की वैल्यू का यूनिट है, मोल पदार्थ के परिमाण का मात्रक है, ठीक है। मोल जो है, मोल जो होता है ना, वो पदार्थ के परिमाण का मात्रक है, ठीक है। यह द्रव्यमान मास का मात्रक नहीं है, परिमाण का मात्रक है, मैग्नीट्यूड का मात्रक है मोल, मास का नहीं है। मास का तो किलोग्राम है ना मात्रक। हाँ, तो एसआई जो सिस्टम यूनिट है, एसआई यूनिट है, इसके दो सप्लीमेंट्री यूनिट भी हैं, रेडियन और स्टे रेडियन, ठीक है। रेडियन क्या होता है? वही होता है कि किसी सर्किल की रेडियस के बराबर लंबाई के आर्क के द्वारा उसके सेंटर पर बनाया गया एंगल एक रेडियन होता है। इस मात्रक का उपयोग, इस मात्रक का प्रयोग प्लेन पर बने कोणों या प्लेन एंगल्स को मापने के लिए किया जाता है रेडियन का, ठीक है। अब आया स्टे रेडियन, ठीक है। स्टे रेडियन ये क्या होता है? किसी स्फेयर गोले के सतह पर उसकी त्रिज्या के बराबर भुजा वाले वर्गाकार स्क्वायर एरिया के द्वारा गोले के केंद्र पर बनाए गए सॉलिड एंगल को एक स्टे रेडियन बोलते हैं। यह सॉलिड एंगल को मापने का मात्रक है, कौन? स्टे रेडियन, ठीक है। अब देख ले भाई, बता देता हूँ, बहुत इजी है। फंडामेंटल यूनिट्स, फंडामेंटल फिजिकल क्वालिटी बोलूंगा, फिजिकल क्वांटिटी बोलूंगा, एसआई यूनिट बोलूंगा, सिंबल बोलूंगा, ठीक है। लंबाई का है मीटर, एम से दिखाते हैं। मास का है द्रव्यमान, मास इसका है किलोग्राम, केजी से दिखाते हैं। टाइम का क्या है? सेकंड है, एस से दिखाते हैं। इलेक्ट्रिक करंट, विद्युत धारा, इसका है एम्पियर, ए से दिखाते हैं। फिर आया ताप, टेम्परेचर का एसआई यूनिट है केल्विन, के से दिखाते हैं, के, ठीक है। फिर आया क्या? ल्यूमिनस इंटेंसिटी, जिसको ज्योति तीव्रता बोलते हैं, इसका यूनिट, इसका एसआई यूनिट है क्या? कैंडेला, ठीक है, कैंडेला, इसको सीडी से दिखाते हैं, सिंबल है सीडी। फिर आया क्या? पदार्थ की मात्रा, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, इसका क्या है? मोल, और इसका भी सिंबल है एमओएल, मोल। अब क्या है? सप्लीमेंट्री यूनिट, ठीक है। क्या है? प्लेन एंगल्स, प्लेन एंगल्स का एसआई यूनिट है रेडियन, आरएडी से दिखाते हैं। फिर दूसरा है क्या? सॉलिड एंगल, इसका है यूनिट क्या? स्टे रेडियन, इसको एसआर से दिखाते हैं। अब कुछ डिराइव्ड यूनिट देख ले, डिराइव्ड यूनिट्स मतलब व्युत्पन्न मात्रक। तो देख, फिजिकल क्वांटिटी बोलूंगा इसमें भी, और उसकी परिभाषा बोलूंगा और एसआई यूनिट बोलूंगा, ठीक है। पहला है क्या? एरिया, एरिया क्या बोलते हैं? लेंथ स्क्वायर होता है, तो एम स्क्वायर हो जाएगा इसका एसआई यूनिट, ठीक है। अब क्या है? आयतन, वॉल्यूम, वॉल्यूम क्या होता है? इसकी परिभाषा, इसको लेंथ क्यूब बोलते हैं, और इसका एसआई यूनिट है एम क्यूब, ठीक है। अब क्या है? डेंसिटी, डेंसिटी इक्वल टू क्या होता है? मास पर वॉल्यूम, मास पर वॉल्यूम, डी इक्वल टू एम अपॉन वी, डेंसिटी इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, ठीक है। तो मास मतलब किलोग्राम, और अपॉन में वॉल्यूम है, तो एम क्यूब लिख दे। अब एम को ऊपर ले जाते तो एम क्यूब एम माइनस 3 हो जाएगा ना, एम की पावर -3 हो जाएगा। तो घनत्व जो डेंसिटी है, डेंसिटी होती है डेंसिटी इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, और इसका एसआई यूनिट किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब होता है, ठीक है। अब क्या हो गया? स्पीड आया, चाल, चाल क्या होता है? डिस्टेंस ट्रेवल्ड पर यूनिट टाइम, तो इसका एसआई यूनिट क्या है? मीटर प्रति सेकंड होगा, कोई दिक्कत नहीं। अब वेलोसिटी, वेलोसिटी भी वही है, लेकिन इसमें डिस्प्लेसमेंट है ना। वेलोसिटी क्या है? वेग, डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम, ठीक है, इसका होगा मीटर प्रति सेकंड। अब आया त्वरण, एक्सेलरेशन, फॉर्मूला क्या होता है एक्सेलरेशन का? ए इक्वल टू वी माइनस यू अपॉन डी अपॉन टी, टी टी टाइम, टाइम टाइम है ना। एक्सेलरेशन ए इक्वल टू वी माइनस यू अपॉन टी, मतलब लास्ट की चाल माइनस प्रारंभिक चाल अपॉन टाइम, ठीक है। चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, इसको बोलते हैं क्या? एक्सेलरेशन, त्वरण। इसका जो यूनिट होता है फॉर्मूला में पुट कर दे तो मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है, ठीक है। अब आएगा फोर्स, फोर्स मतलब एफ, एफ इक्वल टू एमए होता है, एमए मास इंटू एक्सेलरेशन होता है। तो मास का क्या होगा? किलोग्राम, और एक्सेलरेशन का मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है, ठीक है। तो और भी बोल सकता है इसको, ऐसा यूनिट और भी होता है क्या? न्यूटन। फोर्स का ऐसा यूनिट न्यूटन भी होता है, ठीक है। अब आया क्या? मोमेंटम, मोमेंटम मतलब क्या बोलते हैं इसको? संवेग, ठीक है। तो ऐसे पढ़े थे संवेग, है ना, मोमेंटम। पीएमवी पढ़े थे, पीएमवी, पीएमवी, संवेग को पी से दिखाते हैं ना, पी से, मोमेंटम भले नाम है लेकिन इसको दिखाते पी से हैं, तो पीएमवी पढ़े थे, पीएमवी, पीएमवी, है ना, मतलब क्या? पी इक्वल टू एमवी, मोमेंटम इक्वल टू मास इंटू वेलोसिटी, ठीक है। मास का होगा किलोग्राम और वेलोसिटी का होगा मीटर प्रति सेकंड, मिला दे, किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड, ठीक है, या फिर न्यूटन सेकंड, ये होगा संवेग का मोमेंटम। मोमेंटम क्या होता है? मोमेंटम इक्वल टू मास इंटू वेलोसिटी, पीएमवी, है ना। अब आया क्या? आवेग, आवेग को क्या बोलते हैं? इम्पल्स, इसको जे से दिखाते हैं, जे से ना, आई से ना बोल देना, इम्पल्स को जे से दिखाते हैं, जे, और जो मोमेंटम होता है उसको पी से दिखाते हैं। तो यहाँ पर क्या इम्पल्स पूछा है? आवेग, तो आवेग को अपन क्या पढ़ते हैं? जेएफटी, जेएफटी है ना, जेएफटी, जेएफटी क्या? इम्पल्स इक्वल टू फोर्स इंटू टाइम इंटरवल, कम टाइम के लिए फोर्स पेल देना, 1 सेकंड में चाटा पेल भागा भाग, यही होगा इम्पल्स आवेग, है ना। इसका क्या होगा? न्यूटन सेकंड, ठीक है। यूनिट, ऐसा यूनिट न्यूटन सेकंड, इसका इम्पल्स का फॉर्मूला होता है जेएफटी, जेएफटी मतलब क्या? इम्पल्स इक्वल टू फोर्स इंटू टाइम इंटरवल, ठीक है। अब आया क्या? प्रेशर, प्रेशर, प्रेशर मतलब दाब, दाब क्या होता है? पी इक्वल टू एफ अपॉन ए, है ना, पी इक्वल टू एफ अपॉन ए, ये प्रेशर होता है। तो प्रेशर का क्या होगा? फोर्स का रख दे, पी इक्वल टू एफ अपॉन ए, है ना, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होता है, ठीक है। या फिर प्रेशर का ऐसा यूनिट पास्कल भी होता है। अब आया क्या? वर्क या एनर्जी, है ना, मतलब कार्य या ऊर्जा, तो क्या होता है? W इक्वल टू एफ डी कॉस थीटा होता है ना, W इक्वल टू एफ डी कॉस थीटा, कॉस थीटा हटा दे, ज्यादा वैज्ञानिक नहीं बनना, W इक्वल टू एफ डी कॉस थीटा जब आएगा तब, W इक्वल टू एफ डी कॉस थीटा, ये वर्क का है, ठीक है। तो W इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्टेंस, तो फोर्स का क्या होता है? न्यूटन, और डिस्टेंस का मीटर, तो न्यूटन मीटर होगा। कार्य या ऊर्जा का, वर्क या एनर्जी का यूनिट न्यूटन मीटर होगा, और इसी को बोलते हैं जूल। इसीलिए ना बोला था कार्य ऊष्मा, है ना, कार्य और ऊर्जा, वर्क और एनर्जी का जो यूनिट है वो होगा जूल, है ना, ऐसा यूनिट। अब आया क्या? शक्ति, पावर, पावर क्या बोलते हैं? कार्य करने की दर को पावर बोलते हैं, मतलब क्या? वर्क डन अपॉन टाइम टेकन, ठीक है। तो पावर इक्वल टू वर्क अपॉन टाइम,
है ना, पावर इक्वल टू वर्क अपॉन टाइम। तो वर्क का क्या होता है जूल और टाइम का होता है सेकंड, ठीक है। फॉर्मूला में पुट कर तो पावर इक्वल टू जूल प्रति सेकंड आएगा और इसी को बोलते हैं वॉट, ठीक है। तो पावर की ऐसा यूनिट क्या है, वॉट। अब देख 10 की पावर वाले में ना सिंबल फॉर वेरियस पावर्स ऑफ n मेन मस्ट, ठीक है। अब देख 10 की पावर 1 को बोलते हैं डेका और 10 की पावर -1 को बोलते हैं डेसी, ठीक है। 10 की पावर 2 10 स्क्वायर को बोलते हैं हेक्टो और 10 की पावर -2 को बोलते हैं सेंटीमीटर, है ना, सेंटीमीटर वाला सेंटी। और 10 की पावर 3 10 क्यूब इसको बोलते हैं किलो, ठीक है। और 10 की पावर -3 इसको बोलते हैं मिली, है ना। अब आया 10 की पावर 6, 10 की पावर 6 को बोलते हैं मेगा और 10 की पावर -6 इसको बोलते हैं माइक्रो। 10 की पावर 9 इसको बोलते हैं गीगा, है ना। 10 की पावर 9 इसको बोलते हैं गीगा और 10 की पावर -9 इसको बोलते हैं नैनो। अब आया 10 की पावर 12 इसको बोलते हैं टेरा, है ना, 12 टेरा। 10 की पावर 12 टेरा। अब फिर क्या है 10 की पावर -12 इसको बोलते हैं पीको, है ना। 10 की पावर -12 को बोलते हैं पीको और 10 की पावर 12 को बोलते हैं टेरा, ठीक है। अब आया क्या 10 की पावर 15 इसको बोलते हैं पेटा, 15 पेटा, है ना। 10 की पावर 15 इसको बोलते हैं पेटा और 10 की पावर -15 इसको बोलते हैं क्या फर्मी या फेम्टो फर्मी, है ना, फेम्टो या फिर फर्मी। 10 की पावर -15, है ना, इसको बोलते हैं फेम्टो या फर्मी। देख भाई 10 की पावर 15 को बोलते हैं पेटा, ठीक है, और 10 की पावर -15 को बोलते हैं फेम्टो या फर्मी, ठीक है। अब 10 की पावर 18 इसको बोलते हैं एक्सा, EXA, ठीक है, एक्सा। 10 की पावर 18 एक्सा, ठीक है। अब 10 की पावर -18 इसको बोलते हैं एटो, ATTO एटो। ये क्या होता है 10 की पावर -18 इसको बोलते हैं एटो। 10 की पावर -18 इसको बोलते हैं एटो और 10 की पावर 18 को बोलते हैं एक्सा। कुछ इंपॉर्टेंट यूनिट्स देख ले। बहुत ज्यादा लंबी दूरियों को नापने के लिए जो यूनिट यूज किए जाते हैं, पहला है क्या एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, AU इसको बोलते हैं खगोलीय इकाई, ठीक है। यह डिस्टेंस का मात्रक है, ठीक है। इसमें क्या होता है सूर्य और पृथ्वी के बीच की मीन डिस्टेंस एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट कहलाती है। मतलब क्या, एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट इक्वल टू 1.495 इंटू 10 की पावर 11 मीटर्स, ठीक है। एक बार सुन, एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट इक्वल टू 1.495 इंटू 10 की पावर 11 मीटर्स। अब दूसरा है लाइट ईयर, प्रकाश वर्ष। ये क्या है, यह दूरी का मात्रक है। प्रकाश वर्ष जो लाइट ईयर होता है ना, वो होता है दूरी का मात्रक, डिस्टेंस का मात्रक। यह एक प्रकाश वर्ष मतलब एक लाइट ईयर वैक्यूम में निर्वात में प्रकाश के द्वारा एक साल में चली गई दूरी है, समझा, जो कि कितनी है 9.46 इंटू 10 की पावर 15 मीटर, ठीक है। कितना है एक लाइट ईयर 9.46 इंटू 10 की पावर 15 मीटर, ठीक है। अब तीसरा है क्या पारसेक, PARSEC, पारसेक को बोलते हैं पैरेलैक्स सेकंड। पारसेक भी होता है दूरी मापने का इकाई यूनिट, ठीक है। एक पारसेक इक्वल टू 3.08 इंटू 10 की पावर 16 मीटर 16, है ना। तो कितना होता है 3.1 पारसेक इक्वल टू 3.08 इंटू 10 की पावर 16 10 की पावर 16 मीटर, ठीक है। 3.08 इंटू 10 की पावर 16 मीटर इक्वल टू एक पारसेक होता है। एक पारसेक इक्वल टू 3.08 इंटू 10 की पावर 16, ठीक है। 3 गुणा 10 की पावर 16 पढ़ लिए, एक तमाचा मार के खुद को, है ना, बहुत कम है। 3.08 इंटू 10 की पावर 16 मीटर, ये क्या होता है एक पारसेक। और एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट क्या होता है 1.495 इंटू 10 की पावर 11 मीटर, ठीक है। और एक लाइट ईयर कितना होता है 9.46 इंटू 10 की पावर 15 मीटर। देख लो भाई लंबाई दूरी की मात्रक, ठीक है। 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर होता है, ठीक है। एक माइल बराबर 1 माइल बराबर क्या होता है 1.609, है ना, 1.609 किलोमीटर। ये क्या होता है 1 मील, है ना। 1 मील बराबर 1.609 किलोमीटर। एक नॉटिकल मील इक्वल टू 1.852, ठीक है। एक नॉटिकल मील इक्वल टू 1.8502, है ना। एक नॉटिकल मील बराबर 1.852 किलोमीटर, ठीक है। एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट एक खगोलीय इकाई बराबर 1.495 इंटू 10 की पावर 11 मीटर, ठीक है। और एक लाइट ईयर बराबर एक लाइट ईयर मतलब एक प्रकाश वर्ष बराबर 9.46 इंटू 10 की पावर 15 मीटर, ठीक है। या फिर एक प्रकाश वर्ष बराबर 48,612 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, ठीक है। एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट बराबर 1.495 इंटू 10 की पावर 11 मीटर, ठीक है। और एक लाइट ईयर एक प्रकाश वर्ष बराबर 9.46 इंटू 10 की पावर 15 मीटर, ठीक है। और एक पारसेक बराबर 3.08 इंटू
10 की पावर 16 मीटर, और एक पारसेक इसी को बोलते हैं, इसी को क्या बोलते हैं, एक पारसेक बराबर 3.26 लाइट ईयर। ठीक है, अब देख मास के यूनिट, द्रव्यमान के मात्रक क्या है, एक आउंस बराबर 28.35 ग्राम। ठीक है, एक आउंस बराबर 28.35 ग्राम, और एक पाउंड बराबर 453 ग्राम। एक पाउंड बराबर 16 आउंस, एक पाउंड बराबर 16 आउंस या फिर 453 ग्राम एक पाउंड का। ठीक है, अब 1 किलोग्राम का 1.205 पाउंड या फिर 1000 ग्राम। ठीक है, 1 किलोग्राम का 2.205 पाउंड या फिर 1000 ग्राम, सब जानते हैं। एक क्विंटल होता है 100 किलो, और एक मीट्रिक टन ये होता है 1000 किलो। ठीक है, अब देख समय का मात्रक, टाइम का, एक लूनर मंथ, एक चंद्रमास कितना होता है, 4 हफ्ते का, 4 सप्ताह का, मतलब 28 दिन का, 7 चौको 28 है ना। और एक सोलर मंथ मतलब एक सौर मास, ये होता है 30 या फिर 31 दिन का, फरवरी 28 होगी या फिर 29 होगी। ठीक है, अब एक ईयर में, एक साल में 13 ठो चंद्रमास प्लस 1 दिन होता है। ठीक है, और एक ईयर में 12 ठो सौर मास है ना, इक्वल टू 365 दिन होता है। ठीक है, अब देख ले, एक साल में क्या होता है, 13 ठो लूनर मंथ होगा प्लस 1 दिन, और एक साल में 12 ठो सोलर मंथ होगा, मतलब कितना, 365 दिन। एक लीप ईयर, देख भाई, लीप ईयर में एक दिन ज्यादा रहता है। ठीक है, लीप ईयर में एक दिन ज्यादा रहता है, 366 दिन होता है एक लीप ईयर में। अब है क्या, क्षेत्रफल एरिया के यूनिट, क्या, एक एकड़ मतलब होता है 4840 वर्ग गज, है ना। एक एकड़ मतलब 4840 वर्ग गज या फिर 4046.94 वर्ग मीटर। ठीक है, एक हेक्टेयर बराबर 2.5 एकड़ होता है। एक हेक्टेयर बराबर 2.5 एकड़। ठीक है, एक स्क्वायर किलोमीटर, 1 स्क्वायर किलोमीटर इक्वल टू 100 हेक्टर। ठीक है, 100 हेक्टेयर, और एक स्क्वायर मील बराबर 2.6 वर्ग किलोमीटर, या फिर एक वर्ग मील बराबर 256 हेक्टेयर, या फिर एक वर्ग मील बराबर 640 एकड़। ठीक है, अब देख, 1 लीटर बराबर 1000 घन सेंटीमीटर ना, सीसी बोलते हैं, क्यूबिक सेंटीमीटर। 1 लीटर बराबर 1000 घन सेंटीमीटर या फिर 0.2642 गैलन। ठीक है, और एक गैलन में कितने लीटर होते हैं, एक गैलन में 3.785 है ना लीटर होते हैं, इतना पड़े 3.7 लीटर। एक गैलन अगर पूछूंगा तो 3.7 लीटर बोलना। अब आया क्या, विमा, डायमेंशनल, क्या है भाई, मैकेनिक्स में लेंथ, मास और टाइम की फंडामेंटल क्वांटिटी को प्रकट करने के लिए LMT है ना, L, M और T संकेतों का यूज किया जाता है। मैकेनिक्स में यूज विभिन्न डिराइव्ड क्वांटिटी है ना, LMT सिंबल का यूज करते हैं, है ना। तो क्या बोला है, मैकेनिक्स में प्रयुक्त विभिन्न डिराइव्ड क्वांटिटी LMT की विभिन्न पावर में दिखाते हैं। जैसे क्या, क्षेत्रफल क्या होगा, एरिया इक्वल टू L इंटू B होता है, तो मतलब लंबाई इंटू चौड़ाई होती है और दोनों का मतलब लेंथ ही होता है ना। तो क्षेत्रफल का क्या होगा, एरिया का होगा क्या, L स्क्वायर। ठीक है, और वॉल्यूम का होगा L क्यूब। ठीक है, यही सब है और क्या है। तो बस ये देख ले कि कुछ सामान्य भौतिक राशियां, फिजिकल क्वांटिटी और उसकी डायमेंशन। ठीक है, जो क्षेत्रफल का होता है उसका L स्क्वायर होता है ना, और आयतन का होता है वॉल्यूम का M क्यूब या फिर L क्यूब। ठीक है, L क्यूब हो गया उसका क्या, डायमेंशन। अब आ गया घनत्व मतलब डेंसिटी क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम। ठीक है, इसमें पुट करेगा भार के लिए M है ना, लंबाई के लिए L, और ये फॉर्मूला में यही सब पुट करेगा, डेंसिटी इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम में। तो डेंसिटी का डायमेंशन ML-3 होता है, ML की पावर -3 है ना, ML-3 बोलते हैं इसको। अब हो गया चाल मतलब स्पीड है ना, स्पीड का क्या होता है, LT-1, LT की पावर -1, और यही चीज होती है किसमें, वेलोसिटी में, LT-1। ठीक है, अब है क्या, एक्सेलरेशन, त्वरण, इसका क्या होता है, यूनिट क्या होता है, यूनिट फॉर्मूला क्या होता है त्वरण का, A इक्वल टू V माइनस U अपॉन T। ठीक है, और एक्सेलरेशन का ऐसा यूनिट मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है, और एक्सेलरेशन त्वरण का डायमेंशन LT-2 मतलब क्या, LT की पावर -2। ठीक है, अब आया फोर्स, बल का क्या होता है, किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ठीक है, और फोर्स इसका फॉर्मूला होता है F इक्वल टू MA। ठीक है, अब इसमें पुट करेंगे तो ML-T-2 आएगा, ML T की पावर -2, ये फोर्स का डायमेंशन है। फिर आया क्या, संवेग, मोमेंटम का यूनिट, ऐसा यूनिट किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड है ना, और मोमेंटम का फॉर्मूला होता है P इक्वल टू MV, मास इंटू वेलोसिटी, तो ML-T-1। ठीक है, फिर आया आवेग, इंपल्स, इसको J से दिखाते हैं, तो इसको क्या पढ़ना है, JFT है ना, J इक्वल टू फोर्स इंटू टाइम अंतराल, टाइम डिफरेंस है ना। तो इसका होता है, इंपल्स का डायमेंशन होता है ML-T की पावर -1, और मोमेंटम का भी ML-T की पावर -1 डायमेंशन होता है। फिर आया प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है, प्रेशर इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। ठीक है, तो इसका ऐसा यूनिट, प्रेशर का ऐसा यूनिट होगा न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर या फिर किलोग्राम प्रति मीटर सेकंड स्क्वायर, और जो प्रेशर का जो डायमेंशन रहता है ML की पावर -1 T की पावर -2, ML-1 T-2, ये प्रेशर का डायमेंशन रहता है। अब पढ़ना है अपन को गति, मोशन। ठीक है, क्या पढ़ेंगे, विराम और गति, रेस्ट एंड मोशन। क्या होता है, यदि किसी वस्तु की स्थिति किसी स्थिर वस्तु के सापेक्ष समय के साथ चेंज होती है तो उसे
गति अवस्था मतलब मोशन स्टेट कहते हैं। जैसे कि चलती हुई बिजली पोल या पटरी के किनारे स्थित पेड़ पौधे के सापेक्ष अपनी स्थिति चेंज होती रहती है। समय के साथ स्थिर वस्तु के रिलेटिव स्टेट है ना, सापेक्ष स्थिति नहीं बदलने पर उसे विराम अवस्था रेस्टिंग स्टेट बोलते हैं। ठीक है, अब दूरी यही है, दूरी संपूर्ण लंबाई को दूरी बोलते हैं। वस्तु द्वारा किसी टाइम डिफरेंस में तय किए गए मार्ग की संपूर्ण लंबाई उसको बोलते हैं दूरी। दूरी जो होता है स्केलर क्वांटिटी होता है, अदिश राशि, और दूरी हमेशा धनात्मक होता है, पॉजिटिव है ना। अब है डिस्प्लेसमेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट। डिस्प्लेसमेंट ये क्या होता है, वस्तु की अंतिम पोजीशन, अंतिम स्थिति और प्रारंभिक स्थिति के बीच के डिफरेंस को बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट, मतलब विस्थापन। और जो विस्थापन होता है ये वेक्टर क्वांटिटी होता है, सदिश। विस्थापन सदिश होता है और दूरी अदिश होता है। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होता है और डिस्टेंस स्केलर होता है। स्केलर मतलब अदिश, वेक्टर मतलब सदिश। ठीक है, अब अपन पढ़ रहे हैं क्या, डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट क्या बोला है कि वस्तु की अंतिम स्थिति और प्रारंभिक स्थिति के बीच की मिनिमम डिस्टेंस को क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसमें परिमाण और दिशा दोनों होता है। जो डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू पॉजिटिव, नेगेटिव एंड जीरो कुछ भी हो सकता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब आगे स्पीड। स्पीड क्या है, कोई वस्तु एक यूनिट टाइम में जितनी डिस्टेंस कवर करती है उसको बोलते हैं चाल। चाल मतलब स्पीड है ना। स्पीड जो होता है स्केलर क्वांटिटी, अदिश राशि होती है। स्पीड का ऐसा यूनिट मीटर प्रति सेकंड है। अब आया क्या, वेग, वेलोसिटी। किसी वस्तु द्वारा यूनिट टाइम में किसी फिक्स्ड डायरेक्शन में जितनी डिस्टेंस कवर करता है यानी जितना डिस्प्लेस होता है उसको बोलते हैं वेलोसिटी। वेलोसिटी जो होता है वेक्टर क्वांटिटी मतलब सदिश राशि होता है, और वेलोसिटी का ऐसा यूनिट मीटर प्रति सेकंड होता है। और वेलोसिटी जो होता है वो पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो कुछ भी हो सकता है। पढ़ ले भाई, एक्सेलरेशन है ना, त्वरण। क्या बोलता है, किसी वस्तु के वेग में, वेलोसिटी में चेंज के रेट को एक्सेलरेशन बोलते हैं। ठीक है, किसी वस्तु के वेग परिवर्तन की दर को त्वरण बोलते हैं। त्वरण, एक्सेलरेशन क्या है, वेग परिवर्तन की दर को, मतलब क्या, वेलोसिटी जब चेंज होती है ना हर टाइम तो उसके रेट को बोलते हैं क्या, एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन को ए से दिखाते हैं, स्मॉल ए से। एक्सेलरेशन का ऐसा यूनिट मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है। ठीक है, एक्सेलरेशन। ठीक है, यदि वस्तु के वेग में बराबर टाइम डिफरेंस में बराबर चेंज हो रहा हो, क्या बोला है, यदि वस्तु के वेलोसिटी में इक्वल टाइम डिफरेंस में इक्वल चेंज हो रहा हो तो उसका त्वरण एक्सेलरेशन एक समान होगा। यदि वस्तु के वेग का परिमाण समय के साथ बढ़ रहा है तो वस्तु का एक्सेलरेशन पॉजिटिव होगा। यदि वेग का परिमाण मतलब वेग कम हो रहा है तो वस्तु का एक्सेलरेशन नेगेटिव होगा। तब इसे मंदन या फिर रिटार्डेशन या डिसेलरेशन बोलते हैं। अब क्या है, एक समान त्वरित गति के लिए गैलीलियो का समीकरण, मतलब क्या, गैलीलियोज इक्वेशंस फॉर यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। ठीक है, यदि किसी ऑब्जेक्ट का इनिशियल वेलोसिटी u हो और उसका एक्सेलरेशन स्मॉल a हो और वस्तु के द्वारा s डिस्प्लेसमेंट चलकर t सेकंड के बाद उसका फाइनल वेलोसिटी v हो गया हो, तब चार इक्वेशन है। v इक्वल टू u प्लस at, सेकंड v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as, तीसरा s इक्वल टू u प्लस हाफ 1/2 a कोष्टक के अंदर 2n-1। एक बार और सुन, s इक्वल टू u प्लस 1/2 a फिर कोष्टक के अंदर 2n-1। ठीक है, और चौथा क्या है, s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ s है, s क्या है, sn क्या है, sn बोला था ना, sn इक्वल टू u प्लस 1/2 a फिर कोष्टक में 2n-1। तो यहाँ पर sn वस्तु द्वारा nवे टाइम पे चली गई डिस्प्लेसमेंट है, दूरी है, डिस्टेंस है। ठीक है, अब अपन को पढ़ना है गति संबंधी ग्राफ, मोशन रिलेटेड ग्राफ, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, अब अपन पढ़ेंगे क्या, डिस्प्लेसमेंट टाइम का ग्राफ, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। इसमें क्या है, यदि कोई ऑब्जेक्ट एक स्ट्रेट लाइन सरल रेखा में एक समान वेग मतलब यूनिफॉर्म वेलोसिटी से गति करता है तो उसका डिस्टेंस टाइम ग्राफ एक सरल रेखा होता है, सरल रेखा स्ट्रेट लाइन होता है। ठीक है, और जिसका स्लोप प्रवणता उस ऑब्जेक्ट की स्पीड बताती है, मतलब वेलोसिटी बताती है। स्लोप अधिक होने पर वस्तु की वेलोसिटी ज्यादा होगी। ठीक है, अब क्या बोला है, दूसरे नंबर का वेग समय ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ। इसमें दो आते हैं, पहला है एक समान गति और दूसरा है एक समान त्वरित गति। तो यहाँ क्या बोला है, एक समान गति मतलब यूनिफॉर्म मोशन। इसमें क्या होता है, यदि कोई वस्तु यूनिफॉर्म मोशन कर रही है तो उसका वेलोसिटी फिक्स रहेगा, फिक्स। ठीक है, अतः वेलोसिटी और टाइम का ग्राफ एक सरल रेखा, एक स्ट्रेट लाइन होता है जो क्या बोल रहा है कि एक समान गति यूनिफॉर्म मोशन। क्या था इसमें, ये क्या था, वेग टाइम है ना, वेलोसिटी और टाइम के ग्राफ पढ़ रहे हैं अपन। उसमें पहला है एक समान गति, यूनिफॉर्म मोशन। इसमें क्या है, यदि कोई ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म मोशन कर रहा है तो उसका वेलोसिटी नियत होगा, नियत फिक्स होगा। ठीक है, और वेलोसिटी और टाइम का ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन, सरल रेखा, सिंपल लाइन होगा जो समय अक्ष मतलब टाइम के एक्सिस के पैरेलल होगा। देख भाई, बना है एक्स और वाई एक्सिस बना है, जो लाइन ऊपर नीचे वाली लाइन को, जो वर्टिकल लाइन है वो वेग है इसमें, है ना, ये वेग समय में
वेलोसिटी टाइम में जो वाई एक्सिस है वो वेलोसिटी है और जो एक्स एक्सिस है वो टाइम है, ठीक है, इसका अपन पढ़ रहे हैं। तो इसमें क्या बोल दिया है, यही बोल दिया है कि एक्स एक्सिस के पैरेलल होगा। यूनिफॉर्म, यदि कोई ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म मोशन कर रही है तो उसकी वेलोसिटी फिक्स होगी, ठीक है, और वेलोसिटी और टाइम का ग्राफ एक सरल रेखा होगा जो कि एक्स अक्ष टाइम का है ना, इसमें एक्स एक्सिस टाइम का है, तो टाइम एक्सिस के पैरेलल होगा। और दूसरा क्या है, एक समान त्वरित गति, ठीक है, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। इसमें क्या बोला है, इसमें देख, इसमें भी ऐसा ही बना है, एक्स और वाई एक्सिस, जो ऊपर वर्टिकल लाइन है ना वाई एक्सिस का, वो वेलोसिटी है, और जो एक्स एक्सिस है वो टाइम है, टाइम के साथ चल रहा है, ठीक है। अब इसमें क्या है, एक समान त्वरित गति, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। यदि ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से सिंपल लाइन मतलब स्ट्रेट लाइन में मोशन कर रही है तो वेलोसिटी टाइम का ग्राफ भी स्ट्रेट लाइन होगा जो टाइम एक्सिस के साथ कुछ एंगल बनाता है, ठीक है, याद रखना। और जो पहला वाला पढ़े थे ना, डिस्टेंस टाइम ग्राफ, वो पहला था। अब क्या आ गया अपने पास, सर्कुलर मोशन, वृत्तीय गति, ठीक है, वृत्तीय गति, सर्कुलर मोशन। क्या बोला है, अगर कोई ऑब्जेक्ट किसी सर्कुलर पाथ पर मोशन कर रहा है तो उसके मोशन को सर्कुलर मोशन बोलते हैं। यदि वह यूनिफॉर्म स्पीड से गति करता है तो उसकी गति को एक समान वृत्तीय गति मतलब यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कहते हैं। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन एक्सेलरेटेड होता है, त्वरित होता है, क्योंकि सर्कल के प्रत्येक पॉइंट पर वेग की दिशा बदल जाती है, ठीक है। क्या होता है, एंगुलर वेलोसिटी, सेम वैसे वेलोसिटी क्या होता है, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो जब एंगुलर वेलोसिटी लेगा तो उसमें भी अपन को डिस्टेंस चाहिए होगा, फिर टाइम तो चाहिए होगा। तो एंगुलर वेलोसिटी इक्वल टू एंगुलर डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस सेम है लेकिन एंगुलर डिस्टेंस आएगा। अब एंगुलर डिस्टेंस निकाल ले, वो आर्क वाले फॉर्मूला जो भी लगेगा अभी, ठीक है। अब आया क्या अपना कोणीय वेग, एंगुलर वेलोसिटी क्या होता है, एंगुलर डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है। एंगुलर वेलोसिटी वृत्ताकार मार्ग पर, है ना, सर्कुलर पाथ पर गतिशील कण को वृत्त केंद्र से मिलाने वाली रेखा 1 सेकंड में जितना एंगल से घूम जाती है उसे उस कण का एंगुलर वेलोसिटी बोलते हैं। और इसे ग्रीक अक्षर ओमेगा, है ना, ओमेगा जो डब्ल्यू जैसे दिखता है, ओमेगा से दिखाते हैं। क्या है, टी सेकंड में, देख भाई, टी सेकंड में थीटा रेडियन से घूम जाए अगर, तो एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा इक्वल टू थीटा अपॉन टी होगा, ठीक है। थीटा कोण से घूमिए ना तो थीटा लेंथ रहेगा, ये एंगल से लेंथ निकाल लेंगे। तो यही है, एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा इक्वल टू थीटा अपॉन टी। थीटा क्या है यहाँ पर, एंगुलर डिस्टेंस है ना, आएगा, और टी है टाइम, ठीक है। यदि एक कण 1 सेकंड में n चक्कर लगाता है, n चक्कर, तो ओमेगा इक्वल टू 2 पाई n होगा। सीधी सी बात है ना, ओमेगा इक्वल टू 2 पाई n होगा, 2 पाई n, क्योंकि एक चक्कर में 2 पाई रेडियन से घूमता है ना, तो n चक्कर लगाना है ना, इसलिए। तो क्या बोल दिया, यदि कण 1 सेकंड में n चक्कर लगाता है तो ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी इक्वल टू 2 पाई n, क्योंकि एक चक्कर में 2 पाई रेडियन से घूम जाती है ना, कोई भी रेखा। अब क्या है कि यदि सर्कुलर पाथ की रेडियस r हो और कण 1 सेकंड में n चक्कर लगाए तो उसके द्वारा 1 सेकंड में चली गई दूरी इक्वल टू सर्कमफेरेंस, है ना, सर्कमफेरेंस व वृत्त की परिधि इनटू n, मतलब क्या आएगा 2 पाई r n, ठीक है। अब क्या रहेगा, अतः कण का रेखीय वेग, लीनियर वेलोसिटी, v इक्वल टू 2 पाई r n, ठीक है। तो v इक्वल टू 2 पाई n एक कोष्टक में, फिर r साइड में कर दे, तो 2 पाई n इसका वैल्यू होता है क्या, ओमेगा इक्वल टू 2 पाई n पढ़े थे, तो v इक्वल टू ओमेगा r, ये फॉर्मूला आ गया, ठीक है। लीनियर वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, एंगुलर वेलोसिटी इनटू रेडियस, ठीक है। अब आया क्या, प्रक्षेप गति मतलब प्रोजेक्टाइल मोशन। क्या होता है ये, जब कोई वस्तु हॉरिजॉन्टल से कोई कोण बनाते हुए ऊर्ध्वाधर तल में मतलब वर्टिकल तल में फेंकी जाए, लॉन्च की जाए, तो उसका पाथ पैराबोलिक होता है। तो पिंड की यह गति प्रोजेक्टाइल मोशन कहलाती है। अब अपने को पता है क्या, टाइम ऑफ फ्लाइट मतलब उड्डयन काल। ये क्या है, किसी भी चीज को फेंकने और वापस पृथ्वी पर गिरने के बीच के टाइम को टाइम ऑफ फ्लाइट बोलते हैं। इसका फॉर्मूला होता है कैपिटल T इक्वल टू 2u साइन थीटा अपॉन जी, है ना। T इक्वल टू कैपिटल T इक्वल टू 2u साइन थीटा अपॉन जी। यहाँ पर u क्या है, इनिशियल वेलोसिटी, जिस पर किसी ऑब्जेक्ट को हॉरिजॉन्टल से थीटा कोण पर लॉन्च किया गया, ठीक है। अब आया क्या, प्रक्षेप की महत्तम ऊंचाई मतलब मैक्सिमम हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल, h सब बड़ा होगा इसमें, सब बड़ा, ठीक है। h इक्वल टू u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, ठीक है। मैक्सिमम हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल h इक्वल टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। अब आया क्या, परास, रेंज, है ना, रेंज। ये क्या है, ऑब्जेक्ट अपने टाइम ऑफ फ्लाइट में मतलब उड्डयन काल में जितनी हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस तय करता है उसे बोलते हैं परास या फिर रेंज, ठीक है। तो रेंज r इक्वल टू यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी, ठीक है। अपन जानते हैं मैक्सिमम कवर कराना है और साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है, +1 तक जाता है, तो साइन 90 इक्वल टू 1 चाहिए, और फॉर्मूला में रेंज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी बोला है। तो यहाँ पर थीटा की वैल्यू 45 लेनी पड़ेगी, तो थीटा इक्वल टू 45 पे रेंज मैक्सिमम होगा। तो रेंज मैक्सिमम इक्वल टू यू स्क्वायर साइन 90 डिग्री अपॉन जी, थीटा इक्वल टू 45 डिग्री रखें,
तो क्या होगा, रेंज मैक्स इक्वल टू कितना, यू स्क्वायर अपॉन जी, ठीक है, यू स्क्वायर अपॉन जी। तो अपन को सिर्फ याद रखना है रेंज का फॉर्मूला क्या है, प्रोजेक्टाइल मोशन में रेंज का फॉर्मूला है आर इक्वल टू यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी, ठीक है। अब बोला है न्यूटन के गति के नियम, न्यूटन लॉ ऑफ मोशन क्या है, सबसे पहले गति के नियम को सबसे पहले सर आइजैक न्यूटन ने 1687 में अपनी बुक प्रिंसिपिया में छापा, ठीक है। क्या बोला इसमें, पहला नियम फर्स्ट लॉ क्या है, अगर कोई वस्तु रेस्टिंग स्टेट में है, विराम अवस्था में है, तो वह रेस्टिंग स्टेट में ही रहेगी, और यदि वह एक समान गति यूनिफॉर्म मोशन से किसी सीधी रेखा में चल रही है तो वैसी ही चलती रहेगी जब तक कोई उस पर एक्सटर्नल फोर्स लगाकर उसकी अवस्था में स्टेट में चेंज ना किया जाए। अर्थात सभी वस्तुएं अपनी इनिशियल स्टेट को बनाए रखना चाहती है। वस्तुओं की प्रारंभिक अवस्था इनिशियल स्टेट मतलब क्या, विराम या गति की अवस्था जिसमें भी हो में खुद ही परिवर्तन नहीं होता, लेकिन होने की प्रवृत्ति को क्या बोलते हैं, इनर्शिया, जड़त्व, ठीक है। क्या बोला, वस्तुओं की इनिशियल स्टेट में प्रारंभिक अवस्था में खुद परिवर्तन नहीं होता, खुद परिवर्तन नहीं होने की प्रवृत्ति को इनर्शिया बोलते हैं। इसलिए न्यूटन के फर्स्ट लॉ को लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहा जाता है। फोर्स जो है वह एक्सटर्नल फैक्टर है जिसके द्वारा किसी वस्तु की रेस्टिंग या फिर मोशन की अवस्था में परिवर्तन किया जाता है। अतः पहले नियम को न्यूटन के पहले नियम को, न्यूटन के प्रथम नियम से हमें बल की परिभाषा, डेफिनेशन ऑफ फोर्स मिलता है पहले नियम से न्यूटन के, ठीक है। एग्जाम्पल क्या है, रुकी हुई गाड़ी के अचानक चल पड़ने से उसमें बैठे यात्री पीछे झुक जाते हैं और चलती हुई गाड़ी अचानक रुकने पर बैठा यात्री आगे झुक जाता है। गोली मारने से कांच में गोल छेद हो जाता है, पत्थर मारो तो कांच के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। हथौड़े को हाथ में कसने के लिए हत्थे को जमीन पर मारते हैं। कंबल को हाथ से पकड़कर डंडे से पीटने पर धूल के कण झड़कर गिर जाते हैं। अगर पानी से भरे गिलास के ऊपर एक पोस्ट कार्ड और एक सिक्का रखें और झटके से पोस्ट कार्ड को आगे की ओर झटका दें तो पोस्ट कार्ड आगे की ओर गिरता है और सिक्का गिलास में रखे पानी में गिर जाता है। फिर क्या है, पेड़ की टहनियों को हिलाने से उससे फल टूटकर गिर जाता है। आठवां एग्जाम्पल क्या है, लॉन रोलर को गति में लाने या एक गतिशील लॉन रोलर को रेस्टिंग स्टेज रोकने में अधिक बल लगाने की जरूरत पड़ती है, जबकि एक गतिशील लॉन रोलर को गति में बनाए रखने के लिए कम बल लगाने की जरूरत पड़ती है। अब देख न्यूटन का सेकंड लॉ क्या बोला, वस्तु के संवेग मतलब क्या, मोमेंटम में परिवर्तन की दर है ना, रेट ऑफ चेंज उस पर आरोपित बल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है तथा चेंज इन मोमेंटम संवेग परिवर्तन आरोपित बल की डायरेक्शन में होती है। फिर से सुन ले, न्यूटन का सेकंड लॉ, वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर उस पर आरोपित बल के अनुक्रमानुपाती होती है तथा संवेग परिवर्तन आरोपित बल की दिशा में ही होता है, ठीक है। अब क्या हुआ, किसी वस्तु पर, ठीक है, इस नियम को एक अन्य रूप में भी व्यक्त किया जाता है। क्या भाई, किसी वस्तु पर आरोपित बल मतलब अप्लाइड फोर्स उस वस्तु के मास और बल के फोर्स के डायरेक्शन में उत्पन्न एक्सेलरेशन के मल्टीप्लीकेशन के बराबर होता है। जैसे क्या कि किसी m मास की वस्तु पर F फोर्स अप्लाई करो और एक्सेलरेशन स्मॉल a उत्पन्न होता है, तो सेकंड लॉ के अनुसार F इक्वल टू ma मतलब फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, ठीक है। यदि F इक्वल टू 0 हो और एक्सेलरेशन भी 0 हो, क्योंकि क्या m इक्वल टू मास 0 हो ही नहीं सकता, इसलिए अर्थात यदि वस्तु पर एक्सटर्नल फोर्स न लगाया जाए तो वस्तु में एक्सेलरेशन जनरेट नहीं होगा। यदि एक्सेलरेशन की वैल्यू त्वरण का मान 0 हो तो इसका मतलब है कि या तो ये वस्तु कांस्टेंट वेलोसिटी में गतिमान है या फिर रेस्टिंग स्टेट में है, ठीक है। इससे स्पष्ट है कि बल के अभाव में, ठीक है, बल फोर्स की कमी में वस्तु अपनी गति अथवा विराम अवस्था को बनाए रखती है। गति के दूसरे नियम से बल का समीकरण बल का मीजर वही है ना, दूसरी नियम से बल का व्यंजक मीजर ऑफ फोर्स प्राप्त होता है। अब क्या बोला, यूनिट ऑफ फोर्स, बल के मात्रक क्या है भाई, एसआई पद्धति में फोर्स का यूनिट न्यूटन है, ठीक है। F इक्वल टू ma होता है, फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन होता है। यदि मास 1 किलोग्राम हो, एक्सेलरेशन 1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर हो, तो फोर्स इक्वल टू 1 न्यूटन होगा। अतः 1 न्यूटन वह फोर्स है जो 1 किलोग्राम मास की किसी ऑब्जेक्ट में 1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन जनरेट कर दे, उत्पन्न कर दे, प्रोड्यूस कर दे। फोर्स का एक और यूनिट किलोग्राम भार है। इस फोर्स को गुरुत्वीय मात्रक ग्रेविटेशनल यूनिट बोलते हैं। क्या बोल दिया, 1 किलोग्राम मास उस बल के बराबर है जो 1 किलोग्राम की वस्तु पर ग्रेविटी के कारण लगता है। तो न्यूटन के सेकंड लॉ के अकॉर्डिंग क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स इक्वल टू मास इनटू ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, ठीक है। ग्रेविटी में जी लगा दे, कोई दिक्कत नहीं। F इक्वल टू mg मतलब क्या, स्मॉल जी वाला है ना, नीचे लगेगा। तो क्या है, किसी वस्तु पर लगने वाले ग्रेविटेशनल फोर्स को किसी वस्तु का वेट बोलते हैं, मास नहीं वेट, भार है ना, मास अलग है, मास द्रव्यमान है, ये भार है, भार निकाल है ना, भार नीचे रहेगा, मास चाहिए और ग्रेविटी चाहिए, फोर्स लगा देगा है ना। तो ये किसी वस्तु पर लगने वाले ग्रेविटेशनल फोर्स को उस वस्तु का वेट या फिर भार बोलते हैं। इसको स्मॉल w से दिखाते हैं तो क्या होगा, इस प्रकार भार का फॉर्मूला क्या होगा, स्मॉल w इक्वल टू m इंटू जी, ठीक है। जी क्या है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, और m क्या है, मास, और w क्या है, वेट, भार, ठीक है, भार निकालना है।
देख भाई, किसी वस्तु पर लगने वाले ग्रेविटेशनल फोर्स को वस्तु का वेट बोलते हैं, भार, ठीक है। इसे स्मॉल w से दिखाते हैं, तो स्मॉल w इक्वल टू mg हो जाएगा। mg, m क्या है, मास, और g का है ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, ठीक है, नीचे लगता है जो। तो m इक्वल टू 1 किलोग्राम, तब w इक्वल टू 1 किलोग्राम भार आएगा, ठीक है, क्योंकि g का मान 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। तो 1 किलोग्राम भार मतलब वेट बराबर 1 kg इंटू 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, ठीक है। सॉल्व कर, तो 9.8 किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर इक्वल टू 9.8 न्यूटन, ठीक है। ठीक है भाई, हाँ कर दिया। F इक्वल टू ma होता है और W इक्वल टू mg होता है, इतना याद रख, ठीक है। इस समीकरण में भार, वेट, W एक फोर्स है जिसका यूनिट, फोर्स का यूनिट न्यूटन है, ठीक है। मास m का मात्रक किलोग्राम है, और समीकरण में क्या, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन को न्यूटन प्रति किलोग्राम यूनिट से दिखाते हैं। अब आया क्या, संवेग, मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको बोलते हैं मोमेंटम। संवेग मतलब मोमेंटम, मोमेंटम को p से दिखाते हैं ना, इसलिए बताया था pmv, है ना, pmv भाई, pmv दिमाग में डाल, pmv, है ना। संवेग मतलब मोमेंटम, मोमेंटम को बोलते हैं p, कैपिटल P, और अपन पढ़े हैं क्या, pmv, है ना। pmv क्या, मोमेंटम, मास और वेलोसिटी। अब देख मोमेंटम क्या होता है, संवेग, किसी गतिमान वस्तु के मास और वेलोसिटी के मल्टीप्लिकेशन को, है ना, द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को संवेग बोलते हैं, मोमेंटम बोलते हैं। p इक्वल टू mv मतलब क्या, मोमेंटम इक्वल टू मास इंटू वेलोसिटी, ठीक है। p इक्वल टू mv, ठीक है। अब जो मोमेंटम होता है ये वेक्टर क्वांटिटी, सदिश राशि होता है, और मोमेंटम, संवेग का यूनिट होता है किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड, ठीक है। अब आया इसका एक तो छोटा भाई, आवेग, इम्पल्स। इम्पल्स को दिखाते हैं जे से, इनिशियल कहीं नहीं यूज किए भाई, करंट हो जाता ना, इसलिए क्या बोला, आवेग, आवेग को बोलते हैं इम्पल्स, इम्पल्स को दिखाते हैं जे से, कैपिटल जे, ठीक है। इसका क्या पढ़ते हैं, JFT, है ना, याद रखना, JFT, PMV JFT, है ना। तो ये क्या है, जे, इम्पल्स जे, आवेग जे। यदि कोई फोर्स किसी वस्तु पर कम टाइम तक काम करे तो फोर्स और टाइम के डिफरेंस के गुणनफल को उस वस्तु का इम्पल्स या फिर आवेग बोलते हैं। क्या पढ़ते हैं, JFT, है ना। जे मतलब मोमेंटम, वो जे मतलब इम्पल्स, जे मतलब क्या, इम्पल्स, है ना, इम्पल्स मतलब आवेग। तो जे इक्वल टू FT मतलब फोर्स इंटू टाइम डिफरेंस, ना, इम्पल्स इक्वल टू फोर्स इंटू टाइम डिफरेंस, जे इक्वल टू FT, है ना, फोर्स इंटू टाइम डिफरेंस। एग्जाम्पल देख ले, समान वेलोसिटी से, सेम वेलोसिटी से आती हुई क्रिकेट की गेंद, ये अपन इम्पल्स का पढ़ रहे हैं ना, जिसका भी पढ़ रहे हैं आ जाएगा। एग्जाम्पल देख ले ना, जिसका बताएगा इम्पल्स, इम्पल्स का, इम्पल्स मतलब आवेग, है ना, JFT, आवेग बराबर इम्पल्स बराबर फोर्स इंटू समय अंतराल, टाइम डिफरेंस, है ना। एग्जाम्पल देख ले इसका, इम्पल्स का, सेम वेलोसिटी से आती हुई क्रिकेट की बॉल एवं टेनिस की बॉल में से टेनिस की बॉल को कैच करना इजी है। हाँ भाई, इम्पल्स का एग्जाम्पल पढ़ रहे थे, क्या क्या बोला है ये, क्रिकेट खिलाड़ी तेजी से आती हुई बॉल को कैच करते टाइम, है ना, अपने हाथों को गेंद के वेलोसिटी की डायरेक्शन में गतिमान कर लेता है जिससे चोट कम लगे। टाइम बढ़ा दिया ना, देख क्या होता है, JFT, ठीक है। इम्पल्स बराबर फोर्स इंटू टाइम डिफरेंस, ठीक है। टाइम डिफरेंस मतलब क्या, टाइम को बढ़ा दिया, टाइम बढ़ा दिया तो आवेग भी बढ़ेगा, आवेग बढ़ेगा तो भाई बल तो कांस्टेंट ही है, आवेग बढ़ जाएगा, चोट कम लगेगी, आवेग मतलब इम्पल्स बढ़ जाएगा, चोट कम लगेगी। अब तीसरा क्या है, गद्दा या फिर मिट्टी के फर्श पर गिरने पर, है ना, सीमेंट से बने फर्श पर गिरने की तुलना में कम चोट आती है। और चौथा क्या है, गाड़ियों के स्प्रिंग और शॉक एब्जॉर्बर लगाए जाते हैं, गाड़ियों में स्प्रिंग और शॉक एब्जॉर्बर लगाए जाते हैं ताकि झटका कम लगे। भाई टाइम बढ़ गया ना, छोटे भाई जमीन में कूदेगा तो ज़्यादा टाइम, रेत में कूदेगा थोड़ा टाइम ज़्यादा लगेगा, टाइम बढ़ गया तो मतलब क्या, आवेग बढ़ गया, इम्पल्स बढ़ गया, फोर्स तो कांस्टेंट ही रहेगा क्योंकि JFT होता है ना, इम्पल्स इक्वल टू F इंटू टाइम डिफरेंस, ठीक है। अब क्या है, कराटे खिलाड़ी द्वारा हाथ के प्रहार से ईंटों की पट्टी के स्लैब को तोड़ना, ठीक है। अब क्या है, हाई जंप एवं लॉन्ग जंप के लिए मैदान की मिट्टी खोदकर हल्की कर दी जाती है, ये सब टाइम बढ़ाने के लिए ना, JFT वाला, ताकि कूदने पर खिलाड़ी को चोट ना लगे। भाई JFT होता है इम्पल्स इक्वल टू फोर्स इंटू टाइम डिफरेंस, टाइम बढ़ाया तो आवेग भी बढ़ेगा तो चोट कम लगेगी। फोर्स तो कांस्टेंट ही रहेगा ना, जितना फोर्स लगाया उतना ये है, उसी को कम ज़्यादा तू अपने से हिसाब से फॉर्मूला में कर, टाइम बढ़ा, है ना। अब क्या है, अधिक गहराई तक कील को गाड़ने के लिए भारी हथौड़े का यूज किया जाता है, ठीक है। अब आया क्या, थर्ड लॉ, तृतीय नियम, ये क्या है, इक्वल अपोजिशन रिएक्शन, इक्वल अपोजिट रिएक्शन वाला, ठीक है। थर्ड लॉ क्या है, प्रत्येक क्रिया के बराबर परंतु अपोजिट डायरेक्शन में प्रतिक्रिया होती है, अर्थात दो वस्तु की प्रारंभिक क्रिया में एक वस्तु जितना बल दूसरी वस्तु पर लगाती है तो दूसरी वस्तु भी अपोजिट डायरेक्शन में उतना ही बल पहली वस्तु पर लगाती है। इसमें से किसी एक बल को क्रिया, है ना, और दूसरे बल को प्रतिक्रिया
मतलब क्या, एक्शन और रिएक्शन कहते हैं। इसलिए इस नियम को क्रिया प्रतिक्रिया नियम या एक्शन और रिएक्शन लॉ कहते हैं। एग्जाम्पल देख ले, थर्ड लॉ का, बंदूक से निकली गोली पीछे की ओर झटका लगना, बंदूक से गोली छोड़ते समय पीछे की तरफ झटका लगना। दूसरा क्या एग्जाम्पल है, नाव के किनारे पर से जमीन पर कूदने पर नाव जो है पीछे चली जाती है। ठीक है, ये एक्शन रिएक्शन लॉ। ठीक है, थर्ड नंबर का। अब क्या है, नाव खेने के लिए बांस से जमीन को दबाना, ये भी न्यूटन थर्ड लॉ वाला है। चौथा क्या है एग्जाम्पल, कुएं से पानी खींचते समय रस्सी टूट जाने पर व्यक्ति का पीछे गिर जाना। ठीक है, फिर क्या है, ऊंचाई से कूदने पर चोट लगना और रॉकेट का आगे बढ़ना। ये सब क्या है, न्यूटन के थर्ड लॉ पे बेस्ड है।